रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं और तकरीबन हमने 450 प्लस एपिसोड बना दिए। और इन 450 प्लस एपिसोड हमने जो बनाए हैं, इसमें जो ज़्यादातर क्राइम की कहानियाँ होती हैं उसमें अवैध संबंध होते हैं। उसके बाद कत्ल होता है। कत्ल जब होता है तो बात पुलिस तक पहुंचती है। पुलिस तक जब बात पहुंचती है तो पुलिस अपनी तफ्तीश करती है। पुलिस जो कातिल का प्लान होता है उस प्लान को एक तरीके से धाराशाही करती है और उसके बाद में उस पूरे कत्ल का जो साजिश थी उसका भांडाफोड़ करती है। और उसके बाद में दुनिया के सामने जिस तरीके से साजिश रच कर अवैध संबंधों की वजह से कत्ल किया गया होता है वो सारी चीज़ें बाहर आ जाती हैं। तो इसी के चारों तरफ जो क्राइम की घटनाएं होती हैं घूमती हैं, क्योंकि आज के समय में मोस्टली अगर हम लोग देखते हैं तो 70 से 80% के आसपास जो केसेस हैं उसमें अवैध संबंध एक बड़ी वजह निकल के आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज के दिन क्राइम की कहानी सुनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, क्योंकि बाइक पर लंबा सफ़र करना था। 50 से 60 किलोमीटर बाइक पर सफ़र किया। उसके बाद में अब उत्तर भारत के अंदर ठंड बढ़ गई है। आज के दिन ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। आज सूरज भी नहीं निकला पूरे दिन, बस कोहरा कोहरा था। तो धुंध आज पूरे दिन छाई रही और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब बाइक पर धुंध में ठंड में एक व्यक्ति 50-60 किलोमीटर चलेगा तो उसको ठंड होना लाजमी है। तो घर आया, उसके बाद में चाय बनवाई, चाय वगैरह पी, लेकिन उसके बावजूद भी जो मूड था बिल्कुल भी फ्रेश नहीं हुआ और ज़ुकाम का सा हालात अभी दिख रहे हैं। तो आज के दिन कहानी सुनाने का मूड तो नहीं था, लेकिन उसके बाद में जब मैं इंटरनेट पर कुछ पन्ने खंगाल रहा था तो मुझे BBC का एक लेख मिला। और दोस्तों, उस BBC के लेख में हज़ारों अनगिनत कहानियाँ थीं और इन कहानियों में कुछ ऐसी चीज़ थी जो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को बताना चाहिए। दोस्तों, आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो ज़िंदगी जीने के लिए पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इंसान के पास भरपूर पैसा नहीं होता है तो उसको उसके रिश्तेदार इज़्ज़त नहीं देते। अगर आप लोग के पास में पैसा होता है तो दूर के रिश्तेदार भी बोलते हैं कि वो हमारा रिश्तेदार है, भाई बड़ा आदमी है। लेकिन अगर आप लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति गरीब है और वो किसी रिश्तेदार को भरपूर इज्जत देता है, टाइम से उसके घर जाता है, उसका हालचाल पूछता है, तो लोग उसे आवारा कहते हैं, निकम्मा कहते हैं, लेकिन उसे कभी इज्जत नहीं देते। और लोग कई बार गरीबों को प्रताड़ित करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। दोस्तों, दुनिया में गरीब इंसान का जीना भी मुश्किल है और मरना भी मुश्किल है। तो आज की जो कहानी है ये गरीबी के उस दौर से गुजरते हुए परिवार की है कि उस परिवार के साथ में गरीबी का फ़ायदा उठाकर लोगों ने उसके साथ में जो किया, यकीनन दोस्तों आप लोग सुनेंगे तो आपका जो कलेजा है वो मुंह को आ सकता है। दोस्तों, सब लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे वो दुनिया के किसी भी देश में रहने वाले लोग हो, सबको मर कर ईश्वर को, परमात्मा को मुँह दिखाना है। और जब आप मर कर ऊपर वाले के सामने उसको मुंह दिखाएंगे तो क्या जवाब देंगे कि हमने तेरे बनाए हुए इंसान को इस तरीके से परेशान किया था। वजह सिर्फ इतनी थी कि वो गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे। क्या गरीब को जीने का अधिकार नहीं होता है? तो आज की कोई कहानी नहीं है, आज की बस बातें हैं, जो 4 बातें मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ। दरअसल आज की घटना के अंदर एक परिवार जिसमें एक महिला है जिसका नाम पार्वती है। जो पार्वती है शादी करती है। शादी होने के बाद में इसके 2 बच्चे होते हैं। पति मेहनत मजदूरी किया करते हैं और जो मेहनत मजदूरी करते हैं उसी मजदूरी से अपना भरण पोषण करते हैं। अब परिवार में न ठीक से घर है, न पहनने को ठीक से कपड़े हैं। जो भी थोड़ा बहुत कमाते हैं उससे लाकर घर का खर्चा कर लेते हैं महंगाई के इस दौर में। तो उसी समय जो पार्वती होती है, एकदम से इसके परिवार के ऊपर एक बिजली सी कौंध जाती है। दरअसल इसके जो पति होते हैं उनको लकवा मार जाता है। जब उनको लकवा मार जाता है तो उनके जिस्म के जो हिस्से होते हैं वो सुन्न पड़ जाते हैं। एक हाथ काम नहीं करता, एक पैर काम नहीं करता है, ठीक से उठ भी नहीं पाते, ठीक से चल भी नहीं पाते। लिहाजा परिवार की जो जिम्मेदारी थी अब पार्वती के ऊपर आ चुकी थी। क्योंकि दोस्तों, आज के ज़माने में भी बहुत सारी ऐसी पत्नियां होती हैं जो अपने परिवार के लिए मेहनत कर लेंगी, मजदूरी कर लेंगी, भीख मांग लेंगी, लेकिन गलत रास्ता नहीं चुनेंगी। वहीं कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं कि पति का वक्त क्या गिरा वो महिलाएं छोड़ के चली जाती हैं। लेकिन जो पार्वती थी ऐसी महिला बिल्कुल नहीं थी, बल्कि अपने पति को दिलो जान से मोहब्बत करने वाली महिला थी। और इसने अपने पति के साथ साथ जीने की कस्में खाई थी और साथ मरने की भी कस्में खाई थी।
जब पति को लकवा मार जाता है, परिवार की सारी जिम्मेदारी इस पार्वती के ऊपर होती है। तो पार्वती उससे जितना भी बन पड़ रहा था उतनी मेहनत वो कर रही थी, मजदूरी कर रही थी, सारी ही चीज़ें कर रही थी, अपनी तरफ से पूरा अटेम्प्ट लगा रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो इस इलाके में काम था वो इतना नहीं था जिससे परिवार का भरण पोषण हो सके। इसी बीच में पार्वती की मुलाकात एक व्यक्ति से होती है और ये व्यक्ति एजेंट था। ये सऊदी अरब में भेजकर लोगों को काम दिलाया करता था, उसके बहाने कुछ पैसे लिया करता था। लिहाजा पार्वती जब इसे अपना दुखना सुनाती है, जब अपनी कहानी सुनाती है, तो ये एजेंट पार्वती से कहता है कि तुम्हें 40 से 50 हज़ार रुपये महीना तनख्वाह मिल जाएगी और मैं तुम्हें सऊदी अरब भेज दूंगा। वहाँ पर घर में बस थोड़ा कामकाज करना है, वहाँ पर बच्चों वगैरह को खिलाना है, खाना बना देना, इस तरीके का काम। जब पार्वती सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, अपने पति को आके बता दी कि इस तरीके से अगर मैं सऊदी अरब 2 साल के लिए चली गई तो 50 हज़ार रुपये महीना के हिसाब से भी अगर आप लोग लगाओगे, क्योंकि रहना मिल रहा है, खाना मिल रहा है, 50 हज़ार रुपये तनख्वाह मिल रही है, तो अगर देखें तो 6 लाख रुपए साल का हो रहा है। 2 साल में लौट के आऊँगी तो 12 लाख रुपए हो जाएंगे, अपना घर बना लेंगे, कुछ पैसे होंगे, उससे तुम दुकान खोल लेना और मैं यहीं पर कुछ छोटा मोटा काम कर लूँगी। जब पार्वती अपने पति को ये बात बताती है तो पति पहले तो तैयार नहीं होता है, लेकिन उसके बाद जब पार्वती बहुत ज़्यादा समझाती है तो उसके बाद में जो पार्वती का पति होता है वो पार्वती को सऊदी अरब भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये कोई फेक कहानी है, बल्कि ये BBC पर और पूरे प्रूफ के साथ में ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। अब पार्वती जब सऊदी अरब चली जाती है, सऊदी अरब जाने के बाद में जब वो एक घर के अंदर पहुंचती है तो उस घर के अंदर उससे बहुत बुरा सलूक किया जाता है। उस घर के अंदर एक 90 साल का अरबी था। वो 90 साल का अरबी इस पार्वती के साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। अब पार्वती कोई नाजुक लड़की तो थी नहीं, इसलिए वो उस 90 साल के अरबी के मुंह पर 3-4 चमाटे मारती है और किसी तरीके से उसके चंगुल से निकल जाती है। वो रात तो गुजर जाती है, अगला दिन होता है। उसके बाद में जो मालिक था उसका एक बेटा होता है, वो बेटा उसका रेप करने की कोशिश करता है। उसके बाद पार्वती आगे BBC को बताते हुए कहती है कि मेरे बेटे की उम्र का एक लड़का था जो 90 साल का शेख था, उसने ज़ोर ज़बरदस्ती मुझे अपने उस बेटे के साथ में सुलाया जो उसका बेटा मेरे बेटे की उम्र का था। और इस पार्वती को हैरानी जब हुई कि जब वो उस अरबी का बेटा उसके साथ में रेप कर रहा था, उसका शारीरिक शोषण कर रहा था, तो उस समय वो जो अरबी बुढ़ा था 90 साल का, वो अपने बेटे को मोबाइल में पॉर्न मूवीज़ दिखा रहा था। एक बाप एक महिला का अपने बेटे से रेप करा रहा है और उसको मोबाइल में गंदी फिल्म दिखा रहा है ताकि वो अच्छे तरीके से कर सके। अब पार्वती जब लगातार उसका शारीरिक शोषण उस घर के अंदर होता रहता है, पार्वती इन चीज़ों का विरोध करती है तो जो घर परिवार वाले थे उसे मारते थे, जो अरबी के घर वाले थे उसे मारा करते थे और उससे कहते थे कि तुम्हें इसी तरीके से रहना है और हमारे घर में जितने भी लोग हैं उनके साथ में तुम्हें इसी तरीके से करना है। पार्वती आगे BBC को बताती है और BBC को बताते हुए रोने लगती है कि उस घर के अंदर जितने भी मेहमान आते थे, गेस्ट आते थे, वो भी हमारे साथ में रेप किया करते थे, हमारा शारीरिक शोषण किया करते थे। पार्वती दिन भर उसके घर में नौकरों की तरह काम करती थी और रात होकर उसे सेक्स का मशीन समझ लिया जाता था, सेक्स का खिलौना समझ लिया जाता था। घर से छोटे से लेकर बड़ा तक उसके साथ में रेप किया करता था। पार्वती इस दरिंदगी से इतनी ज़्यादा ऊब चुकी थी, इतना ज़्यादा उसका मन भर चुका था कि उसने सोचा कि जहर खाकर अपनी जान दे देती हूँ। लेकिन फिर सोचा कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका पति है, पति को ऑलरेडी लकवा मार चुका है, तो उसका सहारा कौन है। लिहाजा पार्वती दिल में ठान चुकी थी, तहैया कर चुकी थी कि अब अगर उसके साथ में कुछ भी हुआ तो वो यहाँ से भागेगी, भाग कर जाकर पुलिस को बताएगी और उसके बाद में किसी तरीके से अपने घर चली जाएगी। पार्वती ने जब विरोध शुरू किया तो ये जो बात थी, ये जो परिवार था, इस परिवार ने पार्वती को छोड़ दिया और साल 2016 में पार्वती को सऊदी अरब से बचाकर इंडिया लाया गया। सरकार की तरफ से साल 2017 में 20,000 रुपये की मदद भी पार्वती को दी गई। उसके बाद में पार्वती आगे BBC से कहती है कि जिस तरीके की ज़िंदगी उसने सऊदी अरब में गुजारी, शायद ही उसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा दौर था। उसे यकीन नहीं था कि किसी तरीके से वो अपने वतन इंडिया वापस जा सकती है या फिर नहीं जा सकती है। आगे पार्वती BBC को बताती है, कहती है कि हम मजदूरी करने के लिए केरला चले जाएंगे। केरला में सुना है कि 500 रुपये की मजदूरी मिलती है, अगर वहाँ पर मजदूरी मिलेगी तो ठीक है, अन्यथा मैं अपने पति का, अपने बच्चों का पेट भीख मांग कर पाल दूंगी। ज़रा सोचिए दोस्तों,
एक महिला जो सऊदी में काम करने के लिए गई थी, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए गई थी, लेकिन सऊदी के जो कुछ दरिंदे थे वो उस महिला के साथ में अपने बच्चों से रेप करा रहे थे। इस तरीके की मानसिकता के लोग पड़े हुए। दोस्तों, ऐसे लोग पूरे समाज को गंदा करते हैं, पूरी कम्युनिटी को गंदा करते हैं, और ऐसे ही लोग पूरी इंसानियत को शर्मसार करते हैं। तो आज की कहानी, आई थिंक आप लोग को वैसी कहानी नहीं मिली होगी, लेकिन आज की कहानी नहीं थी, बल्कि एक महिला का दर्द था जो उसने BBC को बताया था और मैंने आपको बताया। बहरहाल दोस्तों, आप लोग ऐसे दरिंदों के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि पैसे के घमंड में, पैसे के रुतबे में वो कुछ भी कर सकते हैं? क्या उन्हें मरना नहीं है? क्या उन्हें मरकर ऊपर वाले के पास नहीं जाना है? आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के जो भी कुछ कमेंट्स हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, आज कोई कहानी नहीं सुनाई दी तो आप लोग के जो कमेंट्स हैं ये भी प्यार से बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हैं। तन्वी हैं, लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं आपके वीडियोस को रोज़ लाइक करती हूँ, शेयर भी किया करती हूँ, और कुछ लोगों को आपकी कहानी सुने बगैर सो भी नहीं पाती हूँ, आपकी कहानी सुनकर सोती हूँ। थैंक यू कहानी सुनाने के लिए। तो तन्वी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रियाज हैं, ओमान से कहानी सुनाते हैं और लिखते हैं बहुत अच्छी स्टोरी है मलिक सर। तो भैया आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रियाज हैं, लिखते हैं पाकिस्तान की कहानी बेहद ही चौंकाने वाली है। सौतेली बेटी के साथ में गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए था, उसकी सज़ा मौत है। तो मोहम्मद रियाज जी, आपने अपना प्यारा सा विचार दिया, आपका शुक्रिया। उसके बाद में शंकर खैमानी हैं, लिखते हैं आई लाइक इट, गुड जॉब। तो भैया आपका शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा हैं, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब। तो भैया नमस्ते। आगे लिखते हैं नाइस स्टोरी, सुरेंद्र कुमार, श्री विजयनगर राजस्थान से। तो आपका बहुत शुक्रिया। अब्दुल कलाम प्रतापगढ़ से लिखते हैं, कहते हैं आपकी कहानी बहुत अच्छी है। तो भाई अब्दुल कलाम जी, आपका शुक्रिया। मोहम्मद जोरेज हैं, लिखते हैं कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, आपका शुक्रिया। ब्लैक कैट हैं, लिखते हैं शावेज भाई आपकी कहानी सुनाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। तो ब्लैक कैट जी, आपका शुक्रिया। शहनाबाज हार्ट बनाते हैं, भैया शुक्रिया। दीपक सिंह हैं, लिखते हैं दीपक भाई, ज़िला बुलंदशहर, नाइस वीडियो। तो दीपक जी, आपका शुक्रिया। टूरिस्ट इनिंग है, लिखते हैं जिस पर उसका इंटरव्यू आया था उस पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल का नाम ARI है। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, आपका शुक्रिया। नमस्कार भाई साहब, ज़ैनब की अपनी मजबूरी थी, उसने अपनी बेटी की चिंता थी तो उसके समाज में चिंता थी और उसके पास राक्षस से निपटने का और कोई मौका नहीं था। तो मुकेश जी, आपका शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। तो भाई वालेकुम सलाम। भाई नाइस स्टोरी, हसीबुल अंसारी दुबई से। तो हसीबुल अंसारी जी, आप दुबई से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। आगे लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, कहानी सुनाने का अंदाज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आपकी कहानी दुबई से सुनता हूँ। तो हारून अंसारी जी, आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में डॉक्टर सिद्दीक हैं, लिखते हैं कई दिनों की मसरूफियत के बाद फुर्सत मिली तो आपको देखा। तो डॉक्टर सिद्दीक अहमद साहब जी, आपकी मसरूफियत कितनी ज़्यादा हो गई है कि आप काफ़ी दिनों से, मुझे लगता है कि आई थिंक आपने पिछले 1.5-2 महीने से कोई कमेंट्स नहीं किया है। खैर, आप आए तो बाहर आइए, आपका बहुत शुक्रिया। अनिल कुमार हैं, लिखते हैं अमेरिका से कहानी सुनता हूँ, गुड स्टोरी। तो भाई आपका शुक्रिया। दी बैरिस्टर हैं, लिखते हैं हवस और नफ़रत, गुस्सा इंसान को जानवर बना देता है। दी बैरिस्टर जी, आपका शुक्रिया। लईक अब्बास बागपत UP से कहानी सुनते हैं, इनकी पत्नी गुलिस्तानाज हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया। दी बैरिस्टर आगे लिखते हैं सलाम भाई, उम्मीद करता हूँ आपकी मम्मी की तबीयत ठीक होगी, फिट होगी। दी बैरिस्टर जी, इस तरीके से दुआ देने के लिए मम्मी को आपका बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं अजीब घटना है, रेनू सुनील त्यागी, शाना बुलंदशहर से। तो आपका बहुत शुक्रिया। राजपुरा खबरनामा है, लिखते हैं शावेज भाई, ज़ैनब बीबी ने गलत किया, उसको अपनी बेटी को लेकर पति को छोड़ देना चाहिए था। तो राजपुरा खबरनामा जी, आपका बहुत शुक्रिया। विकास शाह हैं, लिखते हैं छोटा सा शिकायत है, आप सलाम वालेकुम का रिप्लाई करते हो पर जय हिंद का रिप्लाई नहीं करते। तो विकास शाह, मैं अपने वीडियो में जब अंत करता हूं तो जय हिंद जय भारत के साथ ही करता हूं, आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अमोद गुप्ता हैं, लिखते हैं शावेज मलिक जी, जैसे कि आपने बोला कि ज़ैनब ने भांजे ज़हीर को 23 नवंबर 2014 के दिन फ़ोन किया था, लेकिन ये तारीख तो अभी आई ही नहीं है। इसके बाद 24 नवंबर साल 2011 के दिन ज़ैनब और ज़हीर मेडिकल। और शावेज भाई, आपने स्टोरी में प्लीज़ डेट को अच्छी तरह से देखा कर बोला करें। अमोद कुमार गुप्ता, बेंगलोर से। तो अमोद कुमार जी, आपका बहुत शुक्रिया। हो सकता है कि 2011 की जगह बाय मिस्टेक मैंने 2024 बोल दिया हो। खैर, आपका बहुत शुक्रिया। फाइनल ब्लॉगर हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरे दोस्त का बर्थडे है, आशू रहमान, जमुना बाज़ार से। तो फाइनल ब्लॉगर जी, आपके जो दोस्त हैं जिनका नाम आशू रहमान है, उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी बधाई मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे सारे व्यूवर्स की तरफ से। सादिक खान है, लिखते हैं कहानी सुनाने में तो अच्छा लगता है लेकिन कहानी बहुत दर्दनाक थी मलिक जी।
तो सादिक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों ये थी आज की कहानी, और कहानी कहना तो इसे मैं ज़रूरी भी नहीं समझता, क्योंकि आज बस मैंने आप लोगों से बातें की हैं और जो एक गरीब महिला का दर्द था वो दर्द आप लोगों तक पहुंचाया। बहरहाल दोस्तों, आप लोग कल कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल के दिन किसी और वीडियो के साथ, किसी और क्राइम स्टोरी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।